हेलो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज अगला लेसन हिंदी का 12वां लेसन का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी है। क्या है सब कुछ बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आज। तो आज अंत तक प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में रहिएगा और आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इनके लेखक जो हैं वो मलयज हैं। कौन है? मलयज, जिनका जन्म 1935 में हुआ था। तो आज हम आपको पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। पूरा हिंदी अर्थ बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्या मीनिंग निकलता है, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। रही बात लेखक परिचय की, तो वो तो मैं क्वेश्चन आंसर में कराता हूं, पर बस इतना ही कि मलयज हैं इनके लेखक। चैप्टर के नाम पे जरा फोकस किया जाए। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जैसा कि आप देख रहे हो, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मतलब इस नाम पे गौर करो तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है। किसके अंदर? इसमें। मतलब अगर हम बात करें इस चैप्टर की कि सर इसके अंदर आखिर होगा क्या, ये डायरी क्या है, डायरी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर के नाम के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद डायरी के बारे में बता रहा हूँ कि डायरी होता क्या है। तो डायरी क्या होता है कि कोई साहित्यकार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो उसमें जो उसके पूरे जीवन की जो घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो पूरी सच्ची, मतलब पूरी सच्ची घटना उसमें लिखी होती है। उसमें कोई बनावटी रूप नहीं होता, मतलब कोई कहानी आधारित नहीं होता कि फलाना ऐसे, कुछ नहीं। मतलब उनके साथ जो भी रियल में हुआ है ना, उसको मेंटेन करते हैं लोग। आज भी कई ऐसे लोग मिलते हैं ना जो डेली दिन भर में क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ कितने रुपया खर्च किए, मतलब वो सारा आकर के अपने लिखते हैं, मेंटेन करते हैं, डायरी लिखते हैं। तो आप समझ गए ना। उसी तरह से मलयज जी जो है ये एक लिखे हुए हैं बहुत। इनके डायरिया जो है ना, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैप्टर में लिखा है कि लगभग 1500 पृष्ठों में फैली हुई मलयज की डायरिया का एक छोटा सा झलक ये है। 1500 पृष्ठ में, मतलब कि पन्नों जो हैं, पृष्ठ 1500 पृष्ठों में एक छोटी सी झलक की डायरी यहाँ पे हम लोग को दिया जा रहा है, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन नाम से समझो, अकेलापन भी है और हंस भी रहे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन मतलब मैं अपनी जिंदगी को अकेले गुजारा, हंस हंस के गुजारा। पर वो पता नहीं कैसी हंसी होगी, किस तरह की हंसी होगी जो वो अकेलापन में हंस भी रहे हैं। मतलब आप फील करो, नाम पे जाओ, तभी कहीं ना कहीं इस चैप्टर को हम लोग रिलेट कर पाएंगे अपने आप से, ठीक है ना। और लास्ट तक जरूर देखिएगा। मतलब क्या है यह एक डायरी है, तो कहीं ना कहीं सच्ची घटना जो भी लेखक के साथ हुआ, लेखक ने जब भी देखा, वो एक डेट पे डायरी में मेंटेन किया, लिखा उसको। वही चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग डेट पे मतलब वो लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये पुस्तक है, अगर आपके पास है तो आप निकाल लो, और उसको मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। मेरी बातों के अर्थों को समझिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दो और अंत तक जरूर रहना, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइव चैट में बेकार की बातें ना करें आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। चलिए देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें बोल्ड राइटिंग लिखी गई है कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ मैं जब चाहूं चुपके पड़ा रहूं। मतलब डायरी एक ऐसी चीज है, लेखक बता रहे हैं, जिसमें हमें सच्ची घटनाओं को लिखना होता है। वो चाहे लिखने की हिम्मत नहीं भी हो रही है ना, फिर भी हमें लिखना होता है। मतलब डायरी लिखना आसान बात नहीं है, डायरी लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें अपनी अच्छाई से लेकर बुराई तक होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल अपनी अच्छाइयों को वहां पे मेंटेन कर दें, वहां पे लिख दें, और बुराई जो है उसको नहीं लिखें, ऐसा नहीं। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, दुबके पड़ा नहीं हूं, चुपके नहीं हूं, जो भी है उसमें प्रत्यक्ष लिखना पड़ता है। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो। डायरी को लिखने का मतलब कि मैंने जो भी कर्म किया उसका साक्षी हो, मतलब उसका प्रमाण हो, है ना। मतलब जो अच्छाई बुराई जो भी है वो चीज उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, मैंने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में, मैंने किस कर्म से आगे बढ़ा, या जो भी हमारे साथ संकट आए जितनी भी परिस्थितियों का मैं सामना किया, वो चीज हमारी डायरी अगर कोई पढ़े तो उसको फील हो जाए।
देखिए भावना जो होता है ना वो भाषा से कहीं बढ़ के होता है। भावना और भाषा दोनों का वजन किया जाए मैं थोड़ा खांसी से परेशान हूं अभी, तो भाषा कम पड़ जाएगा, भावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो यही मेरी सुरक्षा है, डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। मतलब जो भी मैंने संघर्ष किया वो हमारे शब्दों में वहाँ डायरी में लिखा हुआ मिले, कोई देखे कोई पढ़े तो उसको फील हो जाए कि हाँ लेखक के साथ जो भी कुछ हुआ कैसा भी हुआ वो प्रत्यक्ष उनको फील हो। देखिए रानीखेत की अगर हम बात करें, जगह है 14 जुलाई 56 की बात है। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। मतलब मिलिट्री की छावनी, मिलिट्री जानते हो ना, वो आर्मी वाले, वो क्या करते हैं पूरे अपने लिए ईंधन की अगर जरूरत उनको पड़ती है, क्योंकि वो तो खाना दाना सब कुछ चाहिए उनको, तो वो जंगलों की लकड़ियों को काटते जा रहे हैं। मतलब मैं वही समझाऊंगा, आप प्लीज सुनना बड़ी ध्यान से। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है, ये लेखक देख रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, यानी कि मिलिट्री जो है उसको भाई ईंधन के लिए लकड़ियां काटना है, वो काट रही है। लकड़ियां चाहिए, काटना नहीं है, लकड़ियां चाहिए, पर वो कहां से लाएगी, तो वो काट रही पेड़ों को। पूरे सीजन, सीजन का मतलब पूरा मौसम, मतलब एक होता है ना कि बोलते नहीं ये पूरा बारिश का सीजन है, पूरा गर्मी का सीजन है, ऋतु, और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी, जाड़ा का मौसम होता है तो आग तापते हैं ना लोग, तो उसके लिए भी लकड़ियां लगातार काटे जा रही है। अब क्वेश्चन बनेगा कि लकड़ियां किनके द्वारा काटा जा रहा है, तो मिलिट्री के द्वारा काटा जा रहा है। पेड़ जो कि पूरे हरे तो नहीं है, पेड़ पूरे हरे नहीं है, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज, सरसब्ज का मतलब हरा भरा, लिख लेना, सरसब्ज का मतलब क्या होता है, हरा भरा। पेड़ जो कि पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के हरे भरे पेड़ों ने मानो उदारता बस अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है, अपने उदात्त और विशाल प्राणवान गिरोह में। देखिए मतलब है कि मिलिट्री के द्वारा लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है ईंधन के लिए और जाड़ों के लिए, ठीक है। पेड़ जो काटे जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से हरे भरे नहीं है, लेकिन चारों तरफ की जो हरियाली है और भी हरे भरे जो पेड़ है उसके वजह से इसमें हरियाली नजर आ रही है, ठीक है ना। उस गिरोह की आत्मा एक है। अब पेड़ काटे जा रहे हैं, इन लोगों को क्या पता, इन लोगों को क्या समझ तो जरूर होनी चाहिए, पर इनको ये नहीं पता कि उस पेड़ में भी जीव है, जो उसको काट रहे हैं ना उसके अंदर भी एक आत्मा है। उस गिरोह की आत्मा एक है, काटे जा रहे हैं लगातार पेड़ को, उन सबकी आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। नाद का मतलब आवाज, वो रो भी रहे हैं, मतलब किसी जीव को काट रहे हो तो उसके अंदर से रुदन तो जरूर होगा, रुदन का मतलब रोना। और वो सारे पेड़, मतलब देखिए कवि की भावना क्या है, लेखक जो मलयज है ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, बड़ी ही मतलब संवेदनात्मक भावना है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है, लेकिन काटने वालों को ये जरा भी समझ नहीं है, अकल नहीं है कि इसके अंदर भी जीव है, एक आत्मा है। पेड़ सजीव है ना जी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखो तो वो सजीव ही है। तो वही बात बता रहे हैं लेखक कि क्या है कि इसके अंदर जीव भी है, लेकिन काटने वाले ये चीज नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। वो मतलब एक आवाज में रो भी रहे हैं, एक आवाज में बोलते भी है, एक ही भाषा में गाते हैं, एक ही भाषा में रोते भी है। कौन? वो पेड़। बात समझ में आई? तो लेखक की ये भावनाओं को समझिएगा, ये डायरी में लिखे हुए हैं। कोहरा है, मतलब मौसम में कुहासा छपा हुआ है, खूब घना कोहरा जो है वो खूब घना है, खूब सफेद दृष्टि के विस्तार के बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है। मौसम भी देखो कि पेड़ों की जब कटाई हो रही है तो मौसम भी बहुत मतलब उदासी सा हो गया है, चारों तरफ कोहरा है। कोहरा का मतलब लगता है कि शीत गिर रहा हो, मतलब वो आंसू का टपकना प्रतीक है, समझिए। मतलब मौसम भी पेड़ों की प्रकृति के साथ अगर हम खेल रहे हैं तो मौसम भी बहुत उदास होता है, क्योंकि इन प्रकृति के भी परिवार होते हैं ना। तो ये पूरा जो मौसम में है वो कोहरा छापा हुआ। क्यों? लेखक यहाँ पर क्या संबोधित कर रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि देखो जैसे हमारे घर में कोई डेथ कर जाता है या कोई दुखद परिस्थितियां आती है तो सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है, वैसे ही इस प्रकृति में अगर हम बात करें तो जैसे पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है तो मौसम भी उनका साथ नहीं दे रहा है, मौसम भी विरोध कर रहा है, मौसम भी उदासी दिखा रहा है।
मौसम में कोहरा है, खूब घना सा कोहरा है, खूब सफेद दृष्टि, सफेद प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक है ना। उस दृष्टि के विस्तार के बीच ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। मतलब पेड़ों को ऐसे काट दिया जा रहा है जैसे कच्चा फीता हो, उसकी तरह पेड़ों की लगातार कटाई होती जा रही है मिलिट्री छावनी के द्वारा। किंतु ये ध्वनियां, अरे काटे तो जा रहे हो, पर ये जो आवाज निकल रहे हैं उसको तो फील करो। पेड़ के काटने के बाद सही है, पेड़ आवाज नहीं दे रहा है, पर उनके अंदर की जो भावना है उनको समझो कि जैसे अगर हमको कोई काटे तो हम कितना रोते चिल्लाते भी लगते हैं। काटना तो अलग बात है, अगर कहीं थोड़ा सा आग में अगर ये संपर्क कर जाए ना तो बड़ी चिल्लाहट, ओ मतलब होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी संवेदना व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि कच्चे फीते की तरह पेड़ों को तो काट देते हो, किंतु ये ध्वनियां, मतलब ये जो आवाजें निकल रही है उनका क्या? इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तके और ये ध्वनि हमारे दरवाजों तक आती है। मतलब लेखक उन आवाजों को फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ओहो, पेड़ों की लगातार कटाई होती जा रही है, कितना कष्ट हो रहा है उनको, मतलब ये लेखक फील कर रहे हैं। यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है। अस्फुट का मतलब सुनाई न देने वाली आवाजें, जो सुनाई ना दे। ये सब आवाज सुन करके लेखक क्या हो, सुनाई नहीं दे रहा है फिर भी आवाज है उसमें। संवेदना, भावना को समझिए। कोई मन ही मन रोता है, पर रोता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी आत्मा बहुत ही कष्ट में है, तो वो भी तो रोना ही है ना। कोई एक होता है कि मन ही मन बहुत रोता है पर चिल्ला चिल्ला के नहीं रो रहा है, तो उसकी भी तो आवाजें है, पर वो सुनी आवाजें हैं। उसी आवाज को कहते हैं अस्फुट ध्वनि। यह कोने में टिका कर रखी हुई ऐसवुड की छड़ी रह रह कांपती क्यों है? ऐसवुड का मतलब न जलने वाली लकड़ी, वो चाहती नहीं है जलना, लेकिन फिर भी ये लोग काट रहे हैं उस पेड़ों को, उस लकड़ियों को काट रहे हैं जलाने के लिए, ईंधन के लिए। मिलिट्री छावनी के द्वारा लगातार ये लकड़ियां काटी जा रही है। लेकिन ये लकड़ियों के बारे में लेखक क्या बताते हैं कि ये ऐसवुड की छड़ी वुड, ऐस वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है ना, ऐस वुड का मतलब एक ऐसी, ऐस मतलब राख होता है, पर यहां पर देखो ऐस वुड का मतलब ये हुआ, मतलब कि न जलने वाली लकड़ी, जो चाहती नहीं है लकड़ियां जलना। पेड़ नहीं चाहते हैं कि हमें जलाया जाए, हमें काटा जाए, पर फिर भी न चाहने वाली लकड़ियों को हम काट करके जलाने के लिए ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? मिलिट्री छावनी। तो लेखक कहीं ना कहीं बहुत गहरी संवेदना में ये चीजें को व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि कोने में टिका कर रखी हुई, कोने मतलब होता है ना कि लकड़ी को, सिल्ली को काट काट करके रखा गया। ये लकड़ियां जलना नहीं चाहती, कांपती क्यों है? ये भी थरथरा रही है, डर रही है कि ओह मुझे मत जलाओ यार। मतलब लकड़ियों की भावनाओं को कहते हैं। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं? हमारी जो डायरी में हम लिखे है ना, तो हमारे ये जो पन्ने हैं ना, ये भी फड़फड़ा रहे हैं। ये पन्ने भी मतलब पन्नों पे शब्द है कि पेड़ों को काटने वाले शब्द से पन्ने भी मतलब फड़फड़ाने लगे हैं, मतलब इसको भी मंजूर नहीं है। जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखा मुकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। ये हमारे जो पन्ने हैं डायरी के, लेखक कहते हैं ये डायरी के पन्नों में मैं जो लिखा हूं ना, ये आज भी बड़ी उदासी दिखाते हैं। ये वाली जो डायरी दिनांक पे लिखी गई 24 जुलाई 56 को, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदासी, गहरी संवेदना व्यक्त कर रही है। पन्ना भी हमारा जो है ना वो उदास है, वो नहीं चाहता कि यहां पेड़ों की कटाई हो। समझ में आया? मतलब मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है। देखो मौसम सपोर्ट नहीं कर रहा है। बूंदाबांदी और हवा, बूंदाबांदी का मतलब कि बारिश भी हल्की फुल्की बौछारें हो रही है, मतलब फुहेरा आ ही रहा है, बारिश हल्की फुल्की हो रही है, हवा भी बह रहा है। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। लेखक खुद को ठंडा अनुभव कर रहे हैं, लेखक खुद को फील कर रहे हैं, कैसा? ठंडा फील कर रहे हैं। अब देखिए ना लिखा है, अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, मतलब बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार है, पूरे 11 गिनकर। लेखक कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सामने जब मैं जाता हूं, एकदम सामने, वहां पे बिल्कुल सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने 11 पेड़ है। कितने पेड़ है? 11। किसके? तो देवदार पेड़ है 11 के। जैसे एकादश रुद्र, जैसे 11 रुद्र होते हैं, वैसे खामखा ये सोचता हूं कि वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं। लेखक कहते हैं कि ये जो पेड़ है
वो 11 क्यों है? ना 10 हुए ना 12 हुए, 11 ही क्यों हुए? देखो बड़ा मतलब, जैसे 11 रुद्र होता है ना, तो उसका प्रतीक रुद्र से दिया गया। लेखक के मन में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर खटक रहा है। लेखक कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस के सामने, देखो हर एक बात पे पॉइंट करो बच्चा पार्टी, क्यों? क्योंकि यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं। और उस दिन आप लोग गलती करते हो, जब ऑब्जेक्टिव मैं करवाता हूं तो अंदर से ऑब्जेक्टिव निकाल के देता हूं, इसलिए ताकि ये फील हो कि आप पढ़े हो कि नहीं ध्यान से, ठीक है? इसलिए आप लोग बहुत अच्छा से बकवास मत करो लाइव चैट में, और जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो। खामखा ही सोचता हूं कि वे 10 क्यों ना हुए और 11 ही क्यों रह गए, 12 क्यों ना हुए। जब भी उधर से गुजरा हूं यही ख्याल उमड़ते हैं। जब मैं उधर से गुजरता हूं पोस्ट ऑफिस से, तो वो जब मैं 11 पेड़ देखता हूं तो बार बार हमारे मन में यही सवाल उठता है कि ये पेड़ 11 रुद्र के समान क्यों हुए? न 10 हुए न 12 हुए, 11 ही क्यों हुए? यानी मैं किस कदर बोर हूं। मतलब जवाब उनको नहीं मिला। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोख और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं और उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं। जी हाँ, और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। मैं संयत हूं, यानी ठंडा हूं। लेखक कहते हैं कि मैं ठंडा हूं। अभी जब बाहर निकलूंगा खूब घना और खूब सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा। मैं अभी बाहर निकल रहा हूं, बाहर का मौसम बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है। मैं जाऊंगा तो सब और वो छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार मतलब कच्चे फीते की तरह लोग पेड़ों की कटाई कर दिए, जिससे हम जी रहे हैं, जो हमारे लिए सांस बन के रहता है, उसे हम काट दे रहे हैं। वो हम जाएंगे तो उनकी संवेदनाएं हमें लिपट लेगी। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन। पेड़ों की कटाई हुई तो पेड़ चिल्ला चिल्ला के आवाज नहीं दिए, रोए नहीं चिल्ला चिल्ला करके। वो भाषा अज्ञात है, भाषा है पर अज्ञात है। रुदन है मतलब रो रहे हैं, पर वो अज्ञात रुदन है। पेड़ जब ठीक थे, पेड़ अच्छे थे, गा भी रहे थे, पर वो अज्ञात गान था। पेड़ों का गान के कभी अनुभव करो। लेखक कहते हैं ना कि जब प्रकृति कितनी सुनहरी हो जाए, अच्छा लगता है, तो मतलब हर जगह पे रौनक नजर आता है। तो रौनक किसके वजह से नजर आता है? मौसम बहुत ही मतलब कितना ना मस्ताना मौसम। कभी कहते हैं ना कि अरे वाह कितना अच्छा मौसम हुआ आज चलो पार्टी करते हैं, ये सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा क्यों लगता है? और एक देखो कि चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, मतलब आप डर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, पेड़ पौधे भी मासूमियत, तो वो फील हो जाता है उनका कष्ट। लेखक देखिए कहते हैं अज्ञात भाषा में अज्ञात गान, अज्ञात रुदन, सब कुछ अज्ञात है। फील करना है तो कर सकते हो, अंदर दिल है तो उनके दर्द को समझ सकते हो। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़े के लिए भी चाहिए। लेकिन मिलिट्री वाले को तो लगातार ईंधन की जरूरत है, वो पेड़ काटते जा रहे हैं। पेड़ के रुदन को उनको क्या मतलब, उनसे उनको कोई लगाव नहीं है, कुछ समझ नहीं रहे हैं वो। मैं यहाँ पर मिलिट्री की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो लेखक ने लिखा है, जो बात यहाँ पे किया गया है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है? तभी आप लोग समझ पाओगे चैप्टर को। क्योंकि देखिए ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें इसका अर्थ नहीं लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी है, कुछ बातें छुपी हुई है। तो उस छुपा हुआ बात को हम अगर आपको निकाल करके दे दें तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए 18 जून 57 को लेखक क्या लिखे हैं अपनी डायरी में। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखकर लेखक एक खेत की मेड़ पर, खेत में मेड़ होता है ना, लगातार जो कतार कौवों की देख रहे हैं, वो कौवों की कतार देखकर उनको बचपना अपना याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? बचपना याद आ रहा है लेखक को। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखकर, उसके बाद अब पंक्तियां गायब है, नीचे दिया गया है, तो देखकर देखिए अब उनको आगे क्या हो रहा है। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ा चला है। जर्द का मतलब होता है पीला, जर्द का मतलब क्या होता है? पीला। मतलब लेखक को कहीं ना कहीं अपना बचपना याद आ रहा है। मौसम देख रहे हैं कितना अच्छा, एकदम कौवों की कतार लगी हुई है, मतलब अब फसल पक करके तैयार है, सपनों का सुहाना रंग, एकदम मजा आ रहा है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं, मतलब मधुर आशाएं नजर आ रही है चारों तरफ, मतलब पॉजिटिव थिंक यहां पर नजर आ रहा है।
तीताई के छिलके उतार फेंके हैं, तीताई के छिलके हटा दिए हैं, मतलब मौसम सुहाना है, एकदम मधुर है, मिठास है, तीताई तो हट चुके हैं। ये बचपना, मतलब लेखक अपनी बचपना को कितना अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे तो बचपना में बहुत मजा आता है सबको। विगत के वे मूल्य, जो बीते हुए हैं ना, उसके वे मूल्य जिन पर बचपना कभी सान धरता था। सान का मतलब पत्थर। लेखक कहते हैं क्या मस्त यार बचपना था। वो अपनी डायरी में मेंटेन कर रहे हैं। 18 जून 57 को वो लिख रहे हैं डायरी में, अपनी बचपना को लिखे हैं। कर जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर, हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़ कर किसी चड़क ने। मतलब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे, आप बहुत गौर से सोचो। उधर मिलिट्री वालों ने पेड़ों को काट दिया, हवाओं में ये कैसी महक है। लेखक कहते हैं कि हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है। चिलक का मतलब होता है सूख कर फटने की आवाज। धरती जब सूख जाती है ना तो दरारें लग जाती हैं उसमें। फसलें कटने भी नहीं पाई, मतलब और पेड़ जो है, धरती जो है फसल की जड़ को इस तरह से चिपका ली है, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं। और ये बांट बखरेदार, प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। बालों के गुच्छे नहीं है, जब मन सब, मतलब कहीं किसी से सिर से नोच लिया। मतलब पृथ्वी की कितनी गहरी यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है फसलों से, पौधों से, कि वो एकदम सिमट करके चिपक करके उसको रखी हुई है। इसे बालों के गुच्छे मत समझो कि जब मन ऐसे पकड़ा और नोच करके फेंक डाला। तो देखिए ये संपूर्ण चीजों को अगर आप समझो तो बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए 4 जुलाई 62 को, आप कहोगे सर ये सब पढ़ने से फायदा, लेखक अपने साथ बीती हुई चीजों को दे रहे हैं, आप समझिए तो पहले। 4 जुलाई 62 को कौसानी में देखिए क्या लिखते हैं, आज भी कोई चिट्ठी नहीं, मतलब आज भी कोई चिट्ठी नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं लेखक को किसी चिट्ठी के इंतजार है। याद रखना, लेखक को किसी चिट्ठी की इंतजार है। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है, लेखक की तबीयत उस चिट्ठी के इंतजार में खराब हो चुकी है। दोपहर तक आशा रहती है, हर दिन दोपहर तक आशा रखते हैं कि अब चिट्ठी आ जाएगी, अब चिट्ठी आ जाएगी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बट अब चिट्ठी आ जाएगी, लेकिन नहीं आती। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हम डेली, हर एक दिन दोपहर तक हमें आस रहता है, इंतजार रहता है कि वो चिट्ठी आएगी, लेकिन चिट्ठी नहीं आती है। देखिए लेखक डायरी में अलग अलग तरह की बातों, पहले में तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने पहले मिलिट्री छावनी के द्वारा काटे गए पेड़ों के बारे में बताया, उनके अंदर कष्ट, ये सब सारा कुछ फील किया। दूसरी बात, मतलब जो डायरी थी उसमें, दूसरे डायरी एक ही है पर उसके अंदर जो डेट पे लिखा जा रहा है दूसरा डेट में, तो उसमें उन्होंने अपने बचपना को याद करके दर्शाया। अब तीसरी बातों में ये अपनी एक इवेंट बता रहे हैं कि एक बार मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक चिट्ठी आने वाली थी, पर चिट्ठी का इंतजार करते करते हमारा तबीयत सा खराब हो गया, भारी भारी दोपहर भी निकल पड़े, हर दोपहर गुजरते गए, पर आस लगाए रहते थे कि चिट्ठी आएगी, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आती। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में भी जाकर पूछा हूं, मतलब तबीयत इतना खराब था, इतनी अब हमारे अंदर क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि मैं डाकघर में जा करके, पोस्ट ऑफिस में जा करके पूछूं कि भैया हमारी चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं आई। ये पूछने तक की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। देखिए लेखक अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अजब सी बेचैनी मन में होती है, लेखक कहते हैं कि चिट्ठी नहीं आई, मेरे अंदर अजब सी बेचैनी हो रही है भाइयों। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है। जब चिट्ठी नहीं आती है तो ऐसा लगता है कि सारा, मतलब जितना भी माहौल है ना, एक मिटे हुए अक्षर, मतलब कहीं भी अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं आस नहीं दिखाई दे रहा है कि चिट्ठी आएगी। मतलब सारे अक्षर जिस तरह से मिट जाते हैं उस तरह से हमारी सारी उम्मीदें टूटती जा रही है, चिट्ठी अभी तक नहीं आई।
किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है, वैसे ही वो उम्मीद कह रहे हैं। देखिए, जैसे एक शब्द कहीं गायब हो जाता है ना, किसी अक्षर गायब हो जाते हैं, किसी शब्द में से एक अक्षर मिट जाता हो ना, तो आपको पूरा शब्द समझने में बड़ा कठिनाई होता है। मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर ये क्या हो सकता है, यहां से तो एक अक्षर ही गायब हो गया। मतलब एक अक्षर के गायब होने से पूरे शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी तरह से लेखक को ऐसा लगता है कि एक चिट्ठी के न आने से हमारी पूरी आस टूटती गई, पूरी उम्मीद टूट गई, और इस तरह से टूट गई कि हमारा शरीर मतलब का स्वास्थ्य जो है उनका वो बिगड़ चुका है पूरी तरह। ऐसी मन की स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। अब बताओ, उम्मीद हमारा टूटा हुआ है, आस है ही नहीं, मतलब पूरी तरह से वो निगेटिव थिंकिंग में है। तो ऐसे में कौन सा काम करूं, कोई काम हो नहीं सकता हमसे। हम अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई पॉजिटिव थॉट भी नहीं है, अभी तो हम पूरी तरह से निगेटिव है। तो देखो, जब इंसान निगेटिव थॉट में रहता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, और हर चीज को वो निगेटिव थॉट से ही देखता है। मतलब नजर, मतलब जब पूरी तरह से माइंड आपकी निगेटिव हो तो आप किसी भी चीज को देखो ना, तो अच्छा चीज में भी निगेटिव ही फील होता है, क्योंकि हमारे देखने की नजरिया ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम उस टाइम पूरे तरह से अपने आप को निगेटिव रहते हैं। तो लेखक भी ये कह रहे कि उस स्थिति में तो वैसे भी मेरे से कुछ काम होने का है नहीं। यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे, वैसे भी पहले हम कौन सा तीर मार रहे थे। तीर मारना मतलब तीर मारना मुहावरा, कौन सा मैं तीर मार रहा था, मतलब वैसे भी कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। चिंतन और रचना, चिंतन करना और लिखना, अब सब कुछ कुंठित हो गया। कुंठित का मतलब होता है कि हीन भावना से ग्रस्त है, निगेटिव हो चुके हैं, अपने आप को हीन समझ रहे हैं, मतलब कि किसी से मतलब बकवास अपने आप को फील कर रहे हैं। लेखक, एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। लेखक की अब सारी आशाएं टूट गई है, वो हमेशा एक आशंका में डूबे हुए हैं। मतलब हर एक पल उनको चौंका करके निकल जाता है। चौंकाना मतलब कि आश्चर्य कर देना। अटखेलिया करती हुई हवा कनफुसिया भी करनी सी लगती है। अटखेलिया मतलब खिलवाड़, अटखेलिया का अर्थ होता है खिलवाड़ करना। अटखेलिया करती हुई जो हवा भी है ना, वो लगता है कि कान में कुछ कह के निकल गई, कनफुसिया, और ऐसा कह के निकलती जैसे मुझे लगता है कि वो हमारे विरुद्ध में कोई साजिश कर रहे हो। क्या सर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि लेखक के साथ एक बार ऐसा हुआ कि वो एक चिट्ठी के इंतजार कर रहे हैं, पर चिट्ठी नहीं आई, उम्मीद टूट गई। वो उम्मीद टूटे हुए में तबीयत उनकी खराब हो जाती है, वो कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहां से सीखना है भाई, हर चीज हमें यहां देखो, हर चीजों से अगर हम चाहें ना, तो जब तक जीना है तब तक सीखना है। हम हर पंक्तियों से सीखना चाहते हैं, आप भी सीखो। हमें यहाँ से क्या सीखना चाहिए कि कभी भी देखो, सीखने को यही मिलता है कि जब पूरी तरह से हम निगेटिव हो जाते हैं तो उस स्थिति में हमें हर चीज़ निगेटिव नजर आता है, पॉजिटिव नहीं आता। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें देखने का नज़रिया ही बदल दो। मतलब कोई कहता है कि अंग्रेजी कैसे बोले, हिंदी बोलने के लिए कहीं क्लास किए थे क्या, भोजपुरी बोलने के लिए कहीं क्लास किए थे क्या, तो फिर इंग्लिश बोलने के लिए क्लास करनी पड़ती है क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ फॉल्ट है। तो फॉल्ट तो मतलब उस स्तर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर एक क्लू निकाला जाए तो हम ये कहते हैं कि हम हिंदी सोचते हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, भोजपुरी सोचते हैं तो भोजपुरी बोल लेते हैं, अगर इंग्लिश में सोचना शुरू कर दे तो बोलना भी शायद हो जाएगा ना। तो वही चीज़ होता है। तो हमें नज़रिया बदलना होगा देखने का। हर चीज़ में हमें कोशिश यही करना है कि पॉजिटिव थिंग लेकर के उसको सोचे, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नहीं, पक्का मिलेगा, ठीक है ना। और जब भी माइंड निगेटिव हो तो कोई बड़ा फैसला नहीं लेना। यहाँ पे लेखक कहते हैं वैसे भी हम कौन तीर मार रहे थे पहले, अब तो हो ही नहीं रहा है, पहले भी हम कौन बड़ा काम कर रहे थे, नहीं ना। तो वैसे ही बच्चा लोग, आप लोग भी ध्यान रखो। लेखक को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब माहौल ऐसा बन चुका है कि वो पूरी तरह से नेगेटिव होता है, मतलब उनको कोई आशा या उम्मीद की कहीं किरणें नहीं दिखाई दे रही है, और उनको हवा भी ऐसा लग रहा है जैसे लगता है कि हवाएं भी उनके विरोध में साजिश कर रही हो, कनफुसिया कर रही हो। कनफुसिया मतलब समझते ही हो, कान फूंकना। देखिए 5 जुलाई 62 को कौसानी में कितनी अच्छी उन्होंने बात लिखा। कल यहाँ के सूचना केंद्र में कौसानी में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। एक इंसान से उनको मुलाकात होती है, अधेड़ उम्र के आदमी है, मतलब उम्र ज्यादा था, ज्यादा भी नहीं था।
प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे। एक जगह था जहां पे वो अधेड़ आदमी और लेखक जाते थे वहां पे हमेशा अखबार देखने के लिए, होता है ना पेपर न्यूज पढ़ने के लिए। मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं ना, अक्सर एक उम्र के बाद वो क्या हो जाते हैं, उनकी एक लत सी लग जाती है और वो एक अड्डा होता है नियर में, कहीं दुकान होता है या किसी की मतलब होता है ना, कहीं पे जा करके एक अड्डा होता है, वहां पे जा करके वो लोग अखबार पढ़ते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो वैसे ही एक था जहां पे लेखक और वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिनका नाम अभी आने वाला है, कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। वो पुस्तक के छपने उपने की बात कर रहे थे। छपने वपने सार्थक शब्द निरर्थक शब्द बताया ना, जैसे रोटी वोटी, वही बात है। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। बरबस का अर्थ होता है अचानक। ध्यान उनकी ओर मेरा चला गया, लेखक कहते हैं, और मैं उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया बलभद्र ठाकुर। बलभद्र ठाकुर उनका नाम क्या था? बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था। नाम लेखक को लगा कि बलभद्र ठाकुर नाम तो मेरा सुना हुआ है, नाम परिचित है, नाम से वो अपरिचित नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है, चेहरा सुने हो, चेहरा आपका क्या बोलना, नाम सुना हुआ है पर चेहरा नहीं देखे हैं, लेकिन नाम तो सुने ना, बड़ी चर्चा सुनते हैं जी, और वो सामने है तो मतलब लगता है कि हाँ नाम सुने, आपका नाम सुने, देखे नहीं थे, आज देख लिए पर नाम तो सुने हैं। तो लेखक कह रहे परिचय पूछा, बताया बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। लेखक जो है मलयज, वो कह रहे हैं कि बलभद्र ठाकुर को मैं उनका नाम सुना था क्योंकि मैं उनकी एक किताबें जो लिखे थे, किताब एक, वो शमशेर जी के यहाँ मैंने देखा था, इसलिए उनका नाम मुझे याद है। किनका नाम? बलभद्र ठाकुर का। मलयज जो लेखक हैं ये अपने आप में ये कह रहे हैं कि हमें वो चीज, उनका नाम जो है ना वो पता था, नाम याद था, सुना हुआ लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उनका जो एक किताब लिखा हुआ था वो शमशेर जी के यहाँ, शमशेर बहादुर सिंह, उनके यहां देखा था। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल, वो मुझे विद्यार्थी समझे। बलभद्र ठाकुर जी मलयज जी को विद्यार्थी समझ करके वो अन्य श्रोताओं को भूल गए, मतलब और भी वहां लोग थे, उनको भूलकर धीरे धीरे आत्मश्लाघा के मूड में उतर आए। अब उन लोगों को छोड़ दिए, और आत्मश्लाघा का मतलब आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा का मतलब आत्म प्रशंसा, वो खुद की प्रशंसा करने लगे। किनसे? मलयज से। कौन? बलभद्र ठाकुर। और देखिए उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उससे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक भी नहीं, आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। लेखक कहते हैं, मलयज जी कहते हैं कि बलभद्र ठाकुर जो थे, जिनसे जो वो आदमी थे मिले हुए थे ना, फिर से सुनो हमारी बात को, बड़ी ध्यान से रिलेट करो, ये फील करो। मैं बताया, लेखक कहते हैं मलयज जी कि वो जो हमारे मिले थे, कौन मिले थे, क्या नाम था? बलभद्र ठाकुर। बलभद्र ठाकुर, ठीक है ना। तो लेखक कर रहे हैं, मलयज जी कर रहे हैं कि जो बलभद्र ठाकुर मिले थे ये क्या करने लगे? आत्मश्लाघा करने लगे। आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का मतलब होता है आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा ही है। हाँ, आत्मश्लाघा का मतलब क्या होता है? आत्म प्रशंसा करना। वो आत्म प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि जानते हो मलयज, ऐसे ही बोल रहे, जानते हो मलयज यार, मेरी जो किताबें थी ना, गजब शानदार उनका स्वागत हुआ। मतलब जब भी वो पब्लिश हुई तो बड़ी, मतलब जनता में तो हल्का मच गया हो। किस बड़े ओहदेदार, मतलब बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में उन्हें बताया कि इस व्यक्ति ने उसे ऐसे पढ़ा तो ये बताया, पढ़ करके पूरा अच्छा फीडबैक दिया। फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए, किताब था भाई, जानते हो, बलभद्र कह रहे हैं मलय से कि मलय जानते हो, एक वो अंडर सेक्रेटरी था, वो था, ये था, वो किताब ले गए तो देखो कितना, इतना अच्छा लग गया कि वो अभी तक लौटाया भी नहीं, मतलब पढ़ रहा है। मतलब ये अपनी प्रशंसा खुद इनसे कर रहे हैं। किनसे कर रहे हैं? मलयज से। कौन? बलभद्र ठाकुर। ये इनको अच्छा लग रहा था, सुन रहे थे। कह रहे हैं कि मुझे प्रसंग अच्छा लगा, हम उत्साह से सुनते रहे, वो सुनाते रहे, सुनकर रस आता रहा।
लेखक कहते हैं, मलयज जी कहते हैं कि मुझे वो सुन करके रस आता रहा, मतलब कि अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। मलयज जी कहते कि वो जब सुना रहे थे ना, मतलब उनके फीलिंग चेहरे पे बड़ी ही एकदम अच्छा स्माइल था। मतलब चेहरे भी बहुत कुछ कह जाते हैं, ध्यान रखना। चश्मे के भीतर उनकी आंखें, चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी, मतलब प्राउड फीलिंग था। ठिगना गठा हुआ शरीर था उनका, रंग सांवला से भी ज्यादा सांवले थे। बलभद्र ठाकुर का शरीर ठिगना था। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। रंग सांवले से कुछ अधिक था। लुंगी और जैकेट पहने थे। वो जो बलभद्र ठाकुर इंसान है वो क्या पहने थे? लुंगी और जैकेट। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि जब बलभद्र ठाकुर से मलयज की वार्तालाप हो रही थी तो बलभद्र ठाकुर के वस्त्र क्या थे? तो लुंगी और जैकेट पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? लुंगी और जैकेट। 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था। लेखक मलयज कर रहे हैं कि भाई अब तो 7 बज रहे थे और मुझे खाना भी पकाना था, क्योंकि भूख तो लगाई थी। अतः विदा ली, मतलब वहां से निकले, अब पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ उड़ के निकल रहे हैं। शाम को घटा उमड़ी तो थोड़ी बारिश, शाम को घटा उमड़ी, चारों तरफ से एकदम घटाएं छा गई है, थोड़ी बारिश भी हो गई। घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। जब बारिश आई तो नेगी फैमिली थी, वहां पे चले गए। घंटे 1.5 घंटे बीत गए। घर की बूढ़ी माँ, जीवट की कामकाजी महिला, एक घर के अंदर बूढ़ी महिला रहती थी, माँ, जो कि मतलब बहुत कामकाज की है, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया। और उन घर के अंदर जो बूढ़ी औरत रहती थी, लेखक ने क्या किया, मलयज एक चित्रकार भी तो थे ना, ये बहुत अच्छा उनका एक स्केच बनाया, मतलब फिगर बना दिया। किनका? वो बूढ़ी औरत का। ध्यान रखना कि मलयज ने किसका स्केच बनाया था? तो नेगी परिवार के अंदर जो एक बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी माँ, उनका उन्होंने स्केच बनाया और उनका स्केच, उनका इमेज बनाकर उन्हीं को फिर दे दिया। कौन? मलयज। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। देखिए, मकान का रंगीन स्केच भी बनाए थे, लेकिन वो किसको दिए? तो वो जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो उन्हें देना पड़ा, दे दिए हैं। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। मैं रेडियो से गाना सुन रहा था, तब तक उधर चाय पानी घर में बन रहा था। अपनी स्थिति के अनुकूल मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। लेखक कह रहे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा मेहमानबाजी, मतलब खातिरदारी होना। उन घर में उनको बहुत इज्जत मिल रहा था। वैसे भी लेखक कहते हैं कि मैं तो वहां किराएदार भी न था, मैं एक मेहमान भी था, किराएदार भी था, और सिर्फ किराएदार के साथ साथ, सिर्फ किराएदार नहीं था, उसके साथ साथ मैं उस घर का मेहमान भी था जिस घर में वो गए हैं, यानी कि नेगी परिवार में, और वहां बहुत अच्छा इनको खातिरदारी किया जा रहा है। अब कहोगे सर ये सब पढ़ाने का मतलब क्या है? क्या मतलब आप बताए जा रहे हो? तो मैं ये बता रहा हूं कि लेखक के साथ जो जो घटनाएं हुई हैं वो अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग तरह की, पहले डेट में उन्होंने क्या, मिलिट्री छावनी वाला पेड़ की कटाई। दूसरे डेट पे क्या हुआ, बचपन की यादें। तीसरे डेट पे उन्होंने क्या लिखा था, वो चिट्ठी वाली बात की चिट्ठी नहीं आई, पूरी तरह से वो उनकी आशाएं खत्म हो गई, तबीयत भी बिगड़ गया। अगले डेट पे, चौथे डेट पे इन्होंने, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना कि वो बलभद्र ठाकुर से मुलाकातें हुई, और इसी डेट में उन्होंने गया, फिर घंटा 1.5 घंटा बारिश हुआ, घंटा 1.5 घंटा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेंगे। बारिश होने के बाद वो नेगी परिवार में चले जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छा इनको खातिर भाव होता है, इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। वहां जाते हैं तो घर में एक बूढ़ी माँ रहती है जिनका इन्होंने स्केच बनाते हैं, और वो स्केच बूढ़ी माँ को बना करके बूढ़ी माँ को ही दे देते हैं, और उनके मकान का स्केच बना करके जगत सिंह को भाभी को देते हैं, क्योंकि जगत सिंह के भाभी ने मांगा था। रेडियो सुन रहे हैं, तब तक उधर चाय पानी की पूरी अच्छी व्यवस्था हो रही है। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। लेखक कहते कि ओहो, इस परिवार से मुझे और पहले क्यों नहीं घुला मिला, बहुत दुख की बात है। मेरी इज्जत इतना यहाँ हो रहा है, मैं इस परिवार से और पहले भी मिला हुआ होता तो शायद और अच्छा लगता। अब तो शायद परसों तक ही चल देना होगा। लेखक कहते अब क्या बता, इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, लोग हमें इतना इज्जत कर रहे हैं, इतना खातिरदारी दे रहे हैं, यार थोड़े दिन और रहते, पर अब तो परसों ही चला जाना है, समय कम है। लेखक कर रहे हैं। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय हुई। लेखक वहां पे जब थे ना, तो वहां के स्कूल के 2 अध्यापक से परिचय हुई, जो कि वो पहाड़ी लोग थे। जो शिक्षक थे वो पहाड़ी शिक्षक थे। ध्यान रखना।
सीधे साधे थे, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी के जैसे, जिनमें अच्छाइयां और बुराइयां दिख जाए। मतलब कितने मासूम थे, कितने सीधे साधे थे, इतने सीधे साधे कि बिल्कुल पानी की तरह के अच्छाइयां और बुराइयां दोनों नजर आ रही हो। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। देखिए लेखक फिर कहते हैं कि उन दोनों शिक्षकों के अंदर की बुराइयां को बुराइयां न कह करके कमजोरियां कहना बेहतर होगा। देखो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो, कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वो जो दो पहाड़ी शिक्षक है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुचली हुई आकांक्षा, अपनी आकांक्षा का मतलब उनकी इच्छाएं जो थी, मनुष्य की इच्छा अनंत होती है पर उनकी इच्छाएं दबी हुई थी, वो इस तरह से दिन काट रहे थे, ऐसा मान लिए थे कि बस इसी तरह से जीना ही है हमको। देखिए यहाँ पे बहुत गहरी संवेदना है। अधिक बलबुत्ते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता नहीं है। अखरता का मतलब पछतावा नहीं हो रहा है। लेखक उन दो शिक्षकों के बारे में बताते हैं कि वो बड़ी ही बिल्कुल सीधे साधे, ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्मीदें कुचली हुई है, बस उनको बस इसी तरह से इसी जीवन में जीना है, और क्या, उनको तो और कुछ नहीं लग रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो फिर देखते हैं 8 जुलाई 62 कौसानी के बारे में। 8 जुलाई 1962 कौसानी में कहते हैं, देखिए क्या हुआ कि कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। लेखक कहते हैं कि मतलब ऐसा समझो कि वो जो स्कूल के शिक्षक थे वो लोग तो दो पहाड़ी अध्यापक थे, दोनों बड़े सीधे साधे स्वभाव के थे, उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ भी न था, बस लगातार एक स्थिर जीवन जी रहे थे। कौन? वो दो शिक्षक। फिर उन्होंने अपने आप से समझौता भी कर लिया था कि मुझे बस इसी तरह से जीना ही है। और फिर लेखक क्या कहते हैं कि कल शाम से रोज इसी तरह एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़ करके मेरे बारजे तक आती है। ये बारजे का मतलब मेरे बारजे, हाँ बारजे तक आती है, पास तक आती है। लेखक कहते हैं कि कौसानी में शाम के समय बहुत ही प्यारी हवा चलती है, मतलब ऐसा हवा चलता है ना कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है, मतलब नींद आ जाती है। लेखक कौसानी में हवा की बात बता रहे हैं कि शाम के समय कितना अच्छा वहां पे हवा चलता है। देखिए इस डेट में लेखक कितनी अच्छी बात बता करके गए। इससे पहले वाला डेट में लेखक क्या बता करके गए, वो कितनी अच्छी, वो जो बलभद्र ठाकुर वाली बातें थी वो बता करके गए। फील करो लेखक की जिंदगी का उतार चढ़ाव, कभी डिमोटिवेट होना, कभी खुद को मोटिवेट फील करना, कभी अपने आप पे खातिरदारी का बहुत अच्छा फीलिंग करना, कभी तबीयत का खराब हो जाना, कभी गहरी संवेदना में डूब जाना। मतलब जिंदगी में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। खुशी है तो गम भी है, आज हंस रहे हैं तो कल रोने के लिए भी तैयार रहना है। हो सकता है आज पुलाव दाल खा रहे हैं, कल नमक रोटी भी खाना हो तो खाएंगे। मतलब इंसान को हर तरह से तैयार रहना चाहिए। डायरी हमें यही कुछ बता रही है, कहीं ना कहीं ये सारा चीज छिपा हुआ है इसके अंदर। फिर प्रकृति के बारे में कितना अच्छा बता करके कहते हैं कि हमारे कौसानी में शाम के समय इतनी अच्छी हवा बहती है कि शाम को एकदम नींद आ जाती है। दिल्ली की अब बात आ गई। 30 अगस्त 76 सेब बेचती लड़की। देखिए वो जा रहे हैं ना दिल्ली में, जब गए हैं तो एक डेट पे लिखते हैं, जरा मैं देख लूं कि वो सब चल रहा है ना। जी चल रहा है, टेंशन मत लो। सेब बेचती लड़की, उनकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चकाती। कहते कि इतनी छोटी सी बच्ची, बताओ उसके हालात कैसे होंगे, आखिर क्या वजह हो सकता है दुकानदारी करने का। वो इतनी छोटी बच्ची, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काट कर ग्राहक को दे दे। मतलब कोई ग्राहक दुकान पर जाता है ना तो वो पूछता है, कहता मीठा है ना, जरा चखा करके दिखाओ, जरा दो तो मैं चिक करके देखूं। मतलब वो कह देते हैं ना, कौन कहता है, ग्राहक जो जाते हैं वो कहते हैं कि जरा दिखाओ तो, काट करके दो छोटा सा टुकड़ा, मैं चख करके देखूं, खा करके देखूं मीठा है या नहीं। तो भाई वो तो जो दुकानदार है वो छोटी बच्ची है,
उसकी कलाई में इतना जोर नहीं कि वो काट करके वो दुकानदार को अपनी सेब खिला सके, उनको चखा सके कि मीठा है या नहीं। वो इतनी छोटी बालक फिर भी दुकान चला रही है। इतनी कठिन परिस्थितियां है उसके साथ। वो किस स्थिति में है कि वो दुकानदारी कर रही है। 2-4 बार उसने कोशिश की। लेखक खुद ग्राहक बन करके जाते हैं और वो चखने के लिए मांगते हैं। 2-4 बार कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया, खुद ही चख लो, मीठे है सेब। लेखक जब जाते हैं ग्राहक बन करके उस लड़की के पास, तो चखने के लिए कहते हैं, तो 2-3 बार कोशिश करती है, काटने की कोशिश करती है, कोशिश नाकामयाब हो जाती है बेचारी। खिसियाई मतलब गुस्से में आकर हंसती है और हंस करके कहती है कि लो चाकू, खुद से काट लो, काट करके चख लो मीठे है या नहीं। वो इतनी छोटी बच्ची दुकानदार चला रही है। मतलब सोचो कितनी, मतलब उसके घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होगी तभी तो वो आ गई। मतलब लेखक यहाँ पे हर समय हम लोग को यही कह के जा रहे हैं, क्या बता रहा है कि हर परिस्थिति से लड़ो। देखो वो छोटी बच्ची लड़ रही है, कोशिश की काटने का, नहीं कटा तो दे दी, लो खुद से काट लो। तो लेखक की ये गहरी संवेदना ये भी है। लेखक के साथ जो भी कुछ हुआ वो व्यक्त कर रहे हैं। सेब तो वैसे मीठे ही थे, लेखक कह रहे कि सेब तो मीठे ही थे। उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। मीठे मतलब सेब थे तो खुशबू भी आ गई, मीठे थे पहले ही वो जान गए थे। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी। लेखक वो कह रहे कि बताओ, मैं तो पहले ही समझ गया था कि सेब मीठा है, पर वो तो चखना मतलब वो देख रहे थे कि वो लड़की काट पा रही है या नहीं, कोशिश कर रही है या नहीं। वो लड़की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये हमारे और आपके लिए एक शिक्षा है कि कोशिश तो हुआ ना, कोशिश की, नहीं कटा, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची 7-8 साल की लड़की, या तो वो नई नई दुकान पे है या नहीं तो उसे संभलवाया जा रहा है जबरदस्ती कि भैया लो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मजबूर थी वो अपने ग्राहक को, उसको संतुष्ट नहीं करा पा रही कि हाँ सेब मीठे है या नहीं, लो खुद से काट लो, अपने बलबूते पे नहीं कर पा रही है। इतनी छोटी बच्ची जो कि इस स्थिति से भी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। मैंने उसके पतले लगभग झमराए जिस्म, शरीर एकदम बिल्कुल पतले झमरे हुए शरीर, एकदम कोमल सा, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा, उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसके आंखों में थी। लेखक कहते हैं कि इतने सारे सेब थे, इतनी छोटी बच्ची थी, इतनी पतली खलाइयां थी, मतलब क्या। और उस सेब के जो पूरे सारे मतलब दिखाई दे रहे थे, क्या बोलते हैं, ढेर। मतलब हर दुकानदार तो यही नहीं चाहता है कि हाँ हमारा जल्दी से बिक जाए, जल्दी से बिक जाए। मतलब वो सेब बढ़े नहीं, कम हो जाए, घटते चला जाए, मतलब बिकते चला जाए। उन सेबों की तरफ देखा जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उस बच्ची की आंखों में लग रही थी। यानी वो बच्ची भी तत्पर है अपने कर्मों को अच्छी तरह से निभाने की, कि आज मैं इतनी सेब लेकर के आई हूँ, आज बेच डालू, जल्दी से बेच डालू, है भैया 10 रुपये किलो है, ले जाओ ले जाओ, ऐसे मतलब जो भी कुछ है वो अपनी एक्टिविटी वहां पे लेखक बता रहे हैं कि उस बच्ची की आंखों में मैंने यही देखा कि वो बच्ची भी यही चाहती कि हमारे सेब के ढेर कम हो जाए, मतलब बिक जाए। तो फिर हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले डेट पे। अब चलिए आगे चलते हैं। 10 मई 78 को आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। लेखक कहते हैं ना कि आदमी जो है अपने जीवन को जीता ही नहीं है, रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है। लेखक कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमारे रचे हुए यथार्थ है। इनसे जुड़ी हुई फिक्रे और सरोकार। सरोकार का मतलब क्या होता है, सरोकार। सरोकार का मतलब होता है आपसी व्यवहार का संबंध। सरोकार का अर्थ होता है आपसी व्यवहार का संबंध। लेखक कहते हैं कि जो मेरे बच्चे जो हैं ये मेरे यथार्थ हैं, रचे हुए हैं। इनसे जुड़ी हुई जो फिक्र है, मैं इनकी फिक्र करता हूँ। आपसी व्यवहार का संबंध जो है ना, ये मैंने रचा हुआ है, मैंने उसे बनाया है। और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ। मैं इन सब से एक संबंधों में बंधा हुआ हूँ, इन्हें छोड़ नहीं सकता। इनका जो दबाव है हम हमेशा महसूस करते हैं। लेखक कहते जो संबंध होते हैं ना, वो संबंध बहुत
मतलब ये करके निभाए जाते हैं। मैं इन संबंधों से पीछे छूट नहीं सकता। ये जो है हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे रचे हुए यथार्थ हैं। लेखक फाइनली ये कहते हैं पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं इन लोगों पर ये चीज़ फॉलो होता है कि ये आदमी जो है ना, आदमी वो यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि रचता भी है। ये वो अपने जीवन को केवल जीता नहीं है, वो जीवन को रचता भी है। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल अलग है। लेखक कहते हैं कि जो रचा हुआ बनाया हुआ जो यथार्थ है ना, वो भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल अलग होता है। भोगा हुआ जो यथार्थ होता है एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना जीवन रचता है, अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है, जैसे वे अपने बच्चे को दे दिए। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के लिए दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को एक दूसरे जीवन को रचना पड़ता है, वो किसी को एक जीवन देता है ना, और ये एक नैतिक काम है क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। लेखक हमारा समाज उस चीज को स्वीकार करता है तो उसको भाई कहते हैं लेखक कि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है, निर्माण करता है, बनाता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इसी जिंदगी का तो नाम है संसार। इस संसार से संपृक्ति का मतलब जुड़े हुए व्यक्ति। इस संसार से जितने भी जुड़े हुए रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इस सब के बिना मानवीयता जो है ना अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। हर इंसान का एक अपना एक दुनिया बन जाता है कि हमें इतना तक में जीना है, हमारे इतने रिलेशनशिप है, हमें इस रिलेशनशिप को कायम रखना है। फूआ, मामा, चाचा, भैया, भाभी, और भी एक मतलब हो जाता है कि हमें मार्केट करना हो तो इस बाजार में जाना है। मतलब एक हर व्यक्ति का एक अपना अपना दुनिया हो जाता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाना भोगा जाता संसार ही है। लेखक कहते हैं ना कि जो आदमी ना अपने हर एक आदमी अपना एक जीवन को बना लेता है, एक संसार बना लेता है जिंदगी जीने के लिए कि हमें इसी संसार में जीना है, हमारे लिए यही सब कुछ है। ऐसा होता है। ये सब थोड़ा सा अजीब है मानता हूं, पर इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे समझ जाओगे जो भी चीजें लिखा हुआ है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। रचना और भोगना दोनों जरूरी है। करेंगे हम तो भोगेंगे हम, और एक के होने से ही दूसरे का होना है। करेंगे तभी तो पाएंगे। दोनों की जड़ एक दूसरे में है, बिल्कुल है। वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं, एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते भी हैं, यानी कि बनाते भी हैं और मिटाते भी हैं। ये रहा 10 मई 78 वाला। ये सब सुनते चलो। अब कहोगे क्या सर, कुछ है? बहुत कुछ है, सुन लोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। 11 जून 78 में पहले आपको बताया डायरी क्या होता है। डायरी मतलब किसी साहित्यकार या किसी व्यक्ति की उसमें जो सच्चाई घटना होती है, पूरे जीवन की एक अनुभव होती है जो सच्चे रूपों से वहाँ पे लिखी होती है। डायरी लिखना आसान नहीं है, डायरी लिखना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसमें सच्चाई को व्यक्त करना बड़ा, कलम में ताकत होनी चाहिए, हृदय में ताकत होना चाहिए कि मैं अपनी अच्छाई को भी लिख सकूं और बुराई भी उसमें लिख सकूं डायरी में। यानी कि सच घटनाओं को सामने बोलना बहुत कठिन हो जाता है। ये सही बात है कि सच बोलने में डरना क्या, सांच को आँच कैसा, लेकिन फिर भी दुनिया झूठी बोल के कैसे निकलने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग सच से कतराते हैं। 11 जून 78 की बात अगर करें, लेखक कहते हैं कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ। लेखक कहते हैं कि मैं अगर डायरी की अगर बात करूं तो मेरे अंदर बहुत सारे शब्द हैं या अर्थ हैं, बहुत पड़े हुए हैं। जो लिखता हूं अगर उसमें शब्द अधिक हो जाते हैं तो अर्थ कम पड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं जो लिखता हूं ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर शब्द ज्यादा हो गया तो उसमें अर्थ कम हो गया, कभी अर्थ ज्यादा हो गया तो शब्द कम हो जाता है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। लेखक कहते हैं कि डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता
कम रहती है, उदासीनता बहुत ही कम रहती है। कभी शब्द ज्यादा तो अर्थ कम, अर्थ ज्यादा तो शब्द कम। इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लेखक कहते हैं कि डायरी लिखना बड़ी ही मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शब्द ज्यादा हो जाते हैं तो अर्थ कम पड़ जाते हैं, अर्थ ज्यादा हो जाते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है, वो चाहे डायरी ही क्यों ना हो। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच की दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता कि शब्द और अर्थ में कितना का गैप है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। शब्द चला जाता है अर्थ में और अर्थ शब्द में चला जाता है, एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते हुए। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश आता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है। देखिए, लेखक कहते हैं कि जब वो एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं, कौन? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरी में हो जाते हैं, कहते कुछ और लिखते कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है। तो उस समय आकाश आता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। बिजली के फूल की तरह मतलब एक भय सा। जिस पल, अब लेखक कह रहे हैं कि जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है। जब वो हाथ पकड़ लेते हैं तो धरती का क्षण होता है, जिस तरह से धरती हमें पकड़ के रखी है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है। यानी कि शब्द और अर्थ जब एक दूसरे के साथ होते हैं, कि शब्द के साथ साथ अर्थ भी मिलता रहे, यानी शब्द और अर्थ दोनों एक साथ रहे, तो वो धरती के क्षण जैसे हैं। किसके जैसे है? धरती के क्षण के जैसे। और जब वो दूर रहते हैं तो वो आकाश में बिजली की तरह है। भावना समझिए। 20 जून 78 को वो लिखते हैं, सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। लेखक कहते हैं कि सुरक्षा तो डायरी में भी नहीं, वहां सिर्फ पलायन है, भागे जाओ भागे जाओ। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में तो लोग छुपा करते हैं, डरे हुए, सहमे हुए, कब कोई आ जाए, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। लेखक कहते हैं कि सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, एक पल पल की धुक धुकी के साथ अंधेरे में छिप सकते हैं। वो भी डर सा लगा होता है कि अरे भाई कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस डर से छुपे होते हैं उसको तो बचा के रखना है कि कोई देख तो नहीं ना रहा, एकदम छुपे हुए, कब कोई आ जाए, धक धकी लगा होता है। तो ऐसे छुपेगा क्या मतलब? तो अंधेरा में कुछ नहीं, अंधेरे में तो सिर्फ छिपा जा सकता है, वो भी दुख दुखी के साथ। सुरक्षा तो चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में है, पीसने में है, खटने में है, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। लेखक कहते हैं अपने आप को बचाओगे तो अंधेरे की तरह हो जाओगे। बचा रहे हो मतलब मुझे कोई देखे नहीं, यानी कि तुम अंधेरे में छिपे हुए हो। अरे यार, सुरक्षा तो बाहर सूरज की रोशनी में है। हर परिस्थितियों से लड़ो, चुनौतियों को झेलो, लड़ने में है, पीसने में है, खटने में है। ताकत रखो लड़ने की, किसी भी परिस्थितियों से लड़ेंगे, हताश नहीं होंगे। सुरक्षा तो इसी में है। ये सब शिक्षा मिल रही है, इसको सीखना है। डायरी यही देके जाएगी। उद्देश्य लग रहा है कि पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य निकाल करके देखोगे तो हर जगह पे उद्देश्य है। 9 दिसंबर 78 की डायरी कहती है कि जो कुछ लिखता हूं वह सबका सब रचना नहीं होती। लेखक कहते हैं कि जो कुछ लिखता हूं वो सबका सब रचना नहीं होती। ये पृष्ठ तो और भी नहीं, कहते हैं कि जो भी लिख रहा हूं ना वो सबके सब रचना नहीं है, और ये जो लिखा हूं ना ये तो बिल्कुल नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूं उस सब में रचना के बीज नहीं होते हैं। लेखक कहते हैं जितना मैं भोग रहा हूं ना वो सब में रचना के बीज नहीं होते हैं। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे लेके चले, चाहे एक संभावना में, वही रचना है। तो रचना क्या है? तो लेखक कहते हैं कि जो आगे चले और मुझे भी लेकर के चले, वही एक रचना है। शेष तो सिर्फ दस्तावेज है, एक कागज की तरह है। तो देखिए, हमें कभी भी आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, तो कोशिश ये भी करना चाहिए कि और भी हमारे साथ लोग अगर आगे बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है उनसे। तो लेखक यहाँ पे जो भावना देते हैं, कहते हैं कि जो कुछ लिखता हूं वो सबका सब रचना नहीं होती।
एक ये पृष्ठ तो बिल्कुल भी रचना नहीं है। जितना कुछ मैं भोगता हूं उस सब में रचना के बीज नहीं होते हैं, उन सब में रचना के भाव नहीं होते हैं, उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश नहीं जो आगे रचना में चले, जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे वो एक संभावना ही क्यों न हो, वही रचना है। शेष तो सिर्फ दस्तावेज है, लेकिन यह दस्तावेज का भी होना बहुत जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग का अनुभव है। रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है रचना। रचना ही हमारी मिट्टी है, जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी की अतीत में सुगबुगाता है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के बिना कुछ नहीं है ना, वैसे ही कहते हैं कि एक रचना जो है ना, मैं बिना रचना के कुछ नहीं हूं। ठीक है ना। जंगले से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप और मेरे बालों से खेलते हुई तीसरे पहर की हवा शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। लेखक कहते हैं कितना अच्छा वो मौसम सुहाना, जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर तिरछे आकर के पड़ती है, वो कितना सुंदर हवा, मतलब वो लेखक अनुभव करते हैं। लेखक के साथ ये सारी चीज हुई है, ठीक है ना। 25 जुलाई 80 को वो जो लिखे हैं, कहते हैं कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। लेखक अब खुद को डर बता रहे हैं, कह रहे कि मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डर है, मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूं। लेखक अपनी सच्चाई देखो अब बता रहे हैं। ये घटना, ये जो डायरी है बहुत ज्यादा, ये जो दिनांक वाली डायरी है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होने वाली है। क्यों? क्योंकि लेखक इसमें अपने अंदर की बात को, कमी को बता रहे हैं कि हमारे अंदर डर है। इस डर के कई रूप हैं। लेखक कहते हैं कि इस डर जो है ना हमारे अंदर, इसके कई सारे रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है। लेखक कहते हैं कि जब भी हमारे घर के कोई भी सदस्य बीमार पड़ते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। आदमी बीमार पड़ता है, मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूंगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूंगा। लेखक डर जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारा डर है। भैया हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे मन में अंदर बहुत सारे डर होते हैं। मैं कैसे इसका इलाज कराऊंगा, कैसे क्या करूंगा, कहाँ अस्पताल में लेकर के दौड़ूंगा, कैसे इसकी इलाज होगी, मतलब ये सब सोच करके लेखक डर जाते हैं। इस डर की वजह से कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। लेखक कह रहे हैं कि इसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहता हूं। हमारे कई सारे समय जो है टेंशन में गुजर जाते हैं, एक पत्ते की तरह कांपते हुए, होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए। एक होता है ना, मतलब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो विनती करते हैं, मतलब कई मंदिर देखते हैं तो बुदबुदा करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कट जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर जो भी संकट आया होता है वो कट जाए, निपट जाए। तो वो भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे इस संकट की घड़ी से हमें जल्द ही मुक्ति दिलाइए, हमें साहस दीजिए कि मैं इस संकट से आगे बढ़ूं। देखना, मतलब कई ही चीज होता है। एक छोटा सा चीज कि बहुत बच्चे जो होते हैं ना, एग्जाम, ऐसे तो वो पूजा पाठ नहीं करते होंगे, बट अगर एग्जाम देने जाना हो ना तो एग्जाम के फर्स्ट दिन में बड़ी टीका वगैरह लगा के जाते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं। और रास्तों में जहाँ भी जाते हैं बोलेरो स्कॉर्पियो से ना, तो वो जाते हैं तो एग्जाम सेंटर तक पहुँचते पहुँचते एकदम अगल बगल खिड़की देखते हैं ना, तो जहाँ भी छोटी सी भी मंदिर अगर दिखाई देती है, हे भगवान आज हमारा पेपर अच्छा जाए है प्रभु, पूरा मतलब हर मंदिर में वो प्रार्थना करते जाते हैं। वैसे ही मतलब सारा भी व्यक्ति, जितना भी इंसान होता है ना, वो हर दुखद की परिस्थितियों से निकलना चाहता है तो भगवान से बुदबुदाता है, प्रार्थना करता है। लेखक बता रहे हैं, लेखक अपने अंदर की कमी को बता रहे हैं। अगर पूछा जाए ना कि इस पूरे डायरी में कौन सी डेट वाली डायरी आपको बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगी, तो कहना कौन सी डेट वाली, 25 जुलाई 80 वाली। क्यों? क्योंकि अपनी सच बता रहे हैं। वो कौन? लेखक मलयज। देख रहे हो ना।
बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देरी होती है तब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई बाहर गया होता है ना, वो जब तक नहीं आता है तब तक मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं। वास्तविकता है भाई, हमारे आपके सबके साथ होता है। अगर आपके मम्मी पापा भैया कोई भी रिश्तेदार कहीं चले गए हों, शाम को 7 बजे आने का समय है, 7 बज चुके अभी तक वो घर नहीं आए, ट्रेन से आने आए, सोचते हैं मतलब मन में तो अच्छे ख्याल ये नहीं हो सकते कि हाँ वो कहीं सुरक्षित होंगे। 10-15 मिनट आधा घंटा का लेट हम सहन कर सकते हैं, 7-8 बज गया अभी तक नहीं है, 8:30 हो गया अभी तक नहीं है, क्या हुआ, कहाँ फंस गए, मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्या करे, कहाँ होंगे मम्मी पापा, मतलब बहुत तरह के बुरे ख्याल आते हैं। केवल ऐसा तो नहीं कि ट्रेन से गिर गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये सब केवल सोचते रहते हैं। मतलब कभी ये अच्छा ख्याल नहीं आएगा कि हाँ वो लोग सुरक्षित होंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, ये सब नहीं सोचते हैं, बुरे ख्याल ही आते हैं। डर तो बिल्कुल लगा रहता है, तब तक वो डर पछाड़ता है हमको जब तक वो हमारे आंखों के सामने आ न जाए, जब तक वो घर पे नहीं आ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बाहर गया हुआ आदमी जब तक लौटता नहीं है तब तक हमारे अंदर डर बना रहता है, मन में तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे मम्मी पापा को हमारे मतलब घर पे सुरक्षित लौटा दो, हे प्रभु वो जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहे भगवान, प्लीज़ हमारे मम्मी पापा को कुछ नहीं, मतलब बहुत तरह की विनतियाँ हम लोग करने लगते हैं। ये सब कोई करता है, केवल लेखक नहीं, ये सबके अंदर होता है, हर मानव के अंदर ये है। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है। और जब बहुत मतलब डरे हुए सबके सब जगे हुए हैं, कोई खाना तक नहीं खाया, तब पता चला कि हाँ वो दरवाजा खटखटा गए, खोलो आ गए, इतना मन में फील होता है, कहाँ थे तुम लोग, कॉल नहीं कर सकते थे, अरे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, किसी के मोबाइल से तो फोन कर सकते थे, हम लोग यहाँ कितने परेशान हैं, मतलब ऐसी भावनाएं होती है। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, कितना अच्छा लगता है, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। अब टेंशन खत्म हो जाता है, एकदम सांस रिलैक्स, चलो भैया आ गए आप लोग, होता है ना। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते तब कहाँ गए। पार्क में जब कोई बच्चा घर का खेलने गया हो, लेखक कह रहे हैं शाम हो गया, आने का समय खत्म हो गया, अंधेरा और बढ़ते जा रहा है, लेकिन वहां पे जब देखे तो नहीं है, तो ये सोचते हैं कहाँ गए, कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। ये सोचते हैं कहाँ गया बच्चा, घर पे नहीं गया, कहाँ गया, इतनी बेचैनी हो जाती है, डर हो जाता है। लेखक अपने डर को बता रहे हैं। ये पक्का ही 25 जुलाई 80 वाला जो डायरी है ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे तो कह देना। मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। लेखक अपने आप को ये इतना डर वाले बता दिए कि हमारे अंदर डर मन जो है इतना कमजोर हो चुका है कि हमारे अंदर डर अब आसानी से घुस जा रहा है। इसलिए मन को कमजोर ना बनाओ, मन को एकदम बुलंद बना के रखो कि डर आसानी से अंदर प्रवेश ना करे। 3 मार्च 81 की जो अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। लेखक ये लास्टली कह देते हैं कि जो इंसान है ना, बिल्कुल दुनिया के आगे एकजुट होकर के सबूत बने रहने की हरदम इच्छा रखता है, और डटे रहो, लगे रहो, खूब मजे लो। चैप्टर खत्म हुआ बच्चा लोग। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि डायरी क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि सच्चाई देना होता है। वैसे हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। देखो भैया 3 नंबर क्वेश्चन दे दी गई कि किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों लगी? 25 जुलाई 80 वाली डायरी कहना। 25 जुलाई 80 की तारीख की जो डायरी है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। क्यों? क्योंकि लेखक उसमें अपने अंदर की कमी, जो डर है, वो डर को बता रहा है, और जो अपनी कमी को बता रहा हो उससे बड़ा इंसान नहीं हो सकता, उससे ज्यादा अफेक्टेड कोई पंक्ति नहीं हो सकती जिस पंक्ति में वो अपनी कमी को बता रहा हो। उसके बाद तो व्याख्या वगैरह है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है भैया? लेखक तो कहता है कि सुरक्षा अंधेरे में नहीं, सुरक्षा तो बाहर सूरज की रोशनी में है। कठिन परिस्थितियों से लड़ते रहो, पिसते रहो, आगे एकदम खटते रहो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा आप लोग। मैं मानता हूं ये डायरी थोड़ा सा अजीब है पर आपको
बेटर देन बिफोर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस तो हम लोग का खत्म हो ही रहा है। वैसे साइंस सेक्शन वाला भी बहुत जरूरी, बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी इसी सेटअप पे। चलो कैसा लगा आज की क्लास जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इंतजार करते रहूँगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना वीडियो को मत भूलना। प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सबको कहो कि इस चैनल से जुड़े रहें, तो मस्ती करें। आप लोग के अच्छे रिजल्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत अच्छा एक जिजीविसा है हमारे अंदर, इच्छा है कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओ। उस दिन हम सबसे मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे कब? जब आप एक बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट लेकर के आओगे तो हम मिठाई भी खिलाएंगे तुम सबको। उस दिन का इंतजार है। तुम लोग खूब मेहनत करो, खूब लगे रहो, सारे सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बनाते रहो, खूब मेहनत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चा पार्टी। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।